व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड बीट यील्ड, और जिसके कारण आज आपने पढ़ा कि डीहाइफनेट करने की जरूरत है, यानी इन दोनों को अलग अलग देखने की जरूरत है। ठीक है ना। सस्यन तंत्र यानी हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो सिलेबस का देखे यूनिट 4 में साफ साफ लिखा हुआ क्रॉपिंग पैटर्न, तो कहा जा रहा है दोनों की उपज या हम कहें पैदावार, यानी 1 हेक्टेयर में जो पहले उत्पन्न होता था अब उससे कम उत्पन्न हो रहा है। तो कह रहा है कि भैया कारण बताइए। देखिए सिंपल ही पूछता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं। ठीक है। अब आता है कि अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर दें तो क्या ये जो गिरती हुई उपज है वह रुक जाएगी और उत्पादन बढ़ जाएगा? ये इस प्रश्न की डिमांड, इसको जरा समझिएगा आप लोग, और फिर जब आप समझते हैं देन और मजा आता है। तो डिमांड इस क्वेश्चन की यानी मुख्य कारण क्या है चावल और गेहूं की घटती पैदावार के। फिर इसके बाद आता है कि ये जो गिरावट है, अगर हम फसल विविधीकरण को अपनाएं तो क्या हम इस गिरावट को दूर कर सकते हैं? मैंने शुरुआत में ही बता दिया। ऑब्वियस है, सप्लाई में हम यही बताएंगे कि भैया सबसे पहले मुख्य कारण क्या है, फिर इसके बाद कैसे विविधीकरण फसल पैदावार को स्थिर करेगा, और फिर एक निष्कर्ष। इंट्रो तो रहता ही रहता है, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, कभी डाला नहीं डाला आपके ऊपर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। फसल प्रणालियों में चावल और गेहूं की घटती पैदावार के मुख्य कारण, पहला मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आए, लगातार एक ही प्रकार की फसल उगाने से, यानी अभी तक आपने देखा होगा इंट्रो भी रहा है, ठीक है ना, लेकिन अभी मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में समझा के सीधा कंटेंट पर आया। लगातार एक ही प्रकार की फसल उगाने से, यानी मुख्य कारण बच्चा देख लीजिए, मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती। दूसरा ऑब्वियस है, पानी की कमी, भूजल स्तर में इनके कारण गिरावट हुआ, इसके कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। दूसरा रीजन ये है, यानी गिरावट की। तीसरा पेस्ट एंड डिजीज, यानी रोग और कीट का संक्रमण हो रहा है एक ही फसल उगाने से। अरे भाई, एक ही तरीके से आप जिएंगे तो बैक्टीरिया वायरस का आपके ऊपर खतरा अधिक होगा, इसलिए कहा जाता है थोड़ा मतलब रनिंग करो, वॉक करो, कसरत करो। तो एक ही फसल यानी एक ही रूटीन फॉलो करेंगे तो आपको नुकसान है। एक ही फसल उगाने से कीट और रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इसका चौथा कारण है जल, भूमि और उर्वरकों का अतिदोहन कृषि तंत्र को अस्थिर बना देता है। क्लाइमेट चेंज, तापमान में अत्यधिक परिवर्तन, अनियमित वर्षा, सूखा और अन्य जलवायु परिवर्तन चावल और गेहूं की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जैसा अभी मैंने एडिटोरियल एनालिसिस में आपको क्या किया है, एडिटोरियल एनालिसिस में बता ही दिया। अब आता है फसल उपज को स्थिर करने में फसल विविधीकरण का महत्व। अगर हम फसल विविधीकरण यानी धान और गेहूं के साथ अन्य फसलों का एक चक्र बनाएं तो इससे मिट्टी की उर्वरकता में सुधार होगा। याद रखिएगा, एक बार आप देखें क्या क्या होगा फटाफट बच्चों, क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता में सुधार होगा कि नहीं होगा, बताएं मुझे, बताएं भाई, होगा कि नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है। बोलिए एक बार सब लोग कमेंट करो, मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों को। समझाओ भाई। से जरा देखें फसल उपज को स्थिर करने में फसल विविधीकरण का महत्व। तो जैसे अब जो नए बच्चे होंगे तो उनको थोड़ा सा ये बाउंस करेगा मिट्टी। अभी मैं पहले एक बार बताया तो फिर आपको समझाता हूं कि इसको कैसे हम और अच्छे से समझेंगे। ध्यान से समझ चुके, अच्छा टॉपिक है, फ्यूचर में भी आएगा। तो मिट्टी की उर्वरकता में सुधार होगा, कैसे होगा बताता हूं अभी। जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन होगा, कीट और रोग का नियंत्रण होगा, ऑब्वियसली इससे आर्थिक सुरक्षा आएगी, जलवायु प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। उदाहरण भी दिया गया है कि मिश्रित खेती, चावल और दलहन को एक साथ उगाने से मिट्टी की उर्वरकता में सुधार होता है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम। फसल चक्रीकरण, गेहूं के बाद मक्का या सूरजमुखी की खेती करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीटों के संक्रमण का खतरा कम होता है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन, पारंपरिक फसल प्रणालियों में चावल और गेहूं की पैदावार में गिरावट, तो आप इसे देख लेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। बट इसको अगर और अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा, और वो यहीं पर मैं समझाऊंगा। कहां पर, जहां पर लिखा हुआ बार बार, यानी सस्य विविधीकरण। अगर आपको ये पता है कॉन्सेप्ट कि सस्य विविधीकरण क्या, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से खुल, अगर आपने पढ़ा है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। यानी जो ये फसल विविधीकरण है, इसका
अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि किसान एक ही प्रकार की फसल के बजाय विभिन्न प्रकार की फसल, यानी एक ही प्रकार की फसल के बजाय विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन। अब आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों, भाई सबसे बड़ी बात है, मिट्टी क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही तो है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है इसका अधिकतम उपयोग होता है। ठीक है, किसानों को विभिन्न मौसमों और मिट्टी के प्रकारों के अनुसार अलग अलग फसलों को उगाने की सलाह मिलती है। परिणाम स्वरूप उनका जोखिम कम होता है और उत्पादन ज्यादा और उनकी इनकम बेहतर होती है। ये हो गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब इसको एक दो एग्जांपल्स में आपको समझा दूं, हालांकि लास्ट में समझाया गया उदाहरण था, जैसे धान और गेहूं के साथ मेरे प्यारे बच्चों अगर हम दलहन पैदा करें, क्या करें? धान और गेहूं के साथ अगर हम दलहन पैदा करें तो यह कृषि की उर्वरकता को बढ़ाता है। जरा याद रखिएगा, यानी इसको समझिए, अगर एक किसान, मान लीजिए आप हैं और आप क्या करते हैं, या आपके परिवार में आपके आसपास जो भी जहां पर भी किसान बंधु हैं, अगर वो केवल धान या गेहूं उगाते हैं तो उन्हें केवल अनाज ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर वो दलहन, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जैसे मूंग और चना इत्यादि भी उगाता है तो उसे अनाज के साथ साथ प्रोटीन से भरपूर दलहन भी मिलेगा, उसके परिवार की पोषण आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा और उसके साथ साथ उसे इनकम भी प्राप्त होगी। यानी कभी कभी आपसे ये पूछ सकता है कि फसल विविधीकरण, मैं लिख दे रहा हूं यहां फसल विविधीकरण, आप लोग सोचिएगा कि फसल विविधीकरण भारत में वेस्टिंग और स्टंटिंग की समस्या का समाधान है कि नहीं? तो फसल विविधीकरण में आप देख सकते हैं, अगर दलहन लेके आते हैं तो ऑब्वियस है वेस्टिंग और स्टंटिंग की समस्या का भी समाधान होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं और बताऊंगा, चावल के साथ सब्जियां उगाइए, चावल के साथ सब्जियां उगाइए। यानी यदि किसान बंधु चावल के साथ सब्जियां भी उगाते हैं तो ऑब्वियस है हरी सब्जियां नकदी फसल है, अतिरिक्त आय का स्रोत मिल जाएगा और फसल की उर्वरकता भी बेहतर होगी। कपास के साथ दालें और तिलहन, आप इस हिसाब से खुद भी समझिएगा। ठीक है, कपास की खेती के साथ साथ किसान तिलहन जैसे सरसों और दालें जैसे अरहर भी उगा सकते हैं। इससे न केवल उसे कपास की बिक्री से लाभ मिलेगा बल्कि तिलहन और दालों की बिक्री से भी अतिरिक्त आय होगी। ये सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? पॉइंट इज क्लियर? तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सब लिख दिया गया कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, क्लियर है? अब इसके लाभ क्या होते हैं वो आपको बताया ही क्या, भाई जोखिम में कमी होती है, चूंकि एक फसल खराब हुई तो अगली लाभ दे जाएगी। दूसरा ऑब्वियस है, आय में वृद्धि होती है, विविध फसलों की खेती करने से किसानों की आय के स्रोत बढ़ जाते हैं। तीसरा होगा, मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ती है। बट इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों चुनौतियां भी बड़ी गहरी, ये लिखा नहीं गया था इसलिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। चुनौतियां क्या? एक तो पहली बात है कि यार क्रॉपिंग पैटर्न किया जाए कैसे जाएगा, इसके बारे में तकनीकी जानकारी जो भी, यानी इसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट से तकनीकी जानकारी किसानों तक कम है। दूसरा ये है कि बाजार की अनिश्चितता है, यानी जो अन्य फसलें हैं उसके लिए बाजार तैयार है नहीं है, डिमांड है या नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो ऐसे में उसकी ये चुनौतियां भी, बाकी कंक्लूजन लिखा ही हुआ है, आप उसको बेहतर ढंग से एंजॉय कर लीजिएगा।